बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस कहानी की से पहले आप 8 किस्तें सुन चुके हैं। अब नवी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज करूं, आप तमाम दोस्तों से मेरी इंतहाई मोदबाना रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और जहां तक मुमकिन हो सके इसे फैलाया करें, ताकि हमारे गुमनाम हीरोज, हमारे पाकिस्तान, हमारे वतन पाक की हिफाजत करने वाले वो गुमनाम हीरो जिन्हें हम जानते नहीं, वो आप लोगों की नज़रों में आ सकें, उन्हें दुनिया जान सके कि वो किस तरह हमारे वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों को नजराना, अपना सुकून, अपने दिन रात का चैन कुर्बान करते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके कारनामे दुनिया तक पहुंचा सकें? इसी के साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जब भी हम आपके सामने कोई कहानी पेश करें तो उसके नीचे कमेंट्स करके अपनी आरा से हमें लाजमन आगाह किया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे कि हमारे सुनने वाले अपने दोस्त हमारी कहानी से खुश हैं। अब कहानी का मैं आगाज करता हूँ। मैं डाकिया हूँ जी, डाकिया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मेरे दरवाजे पर डाकिए का क्या काम? हैरानी भरे लहजे में पूछा गया। ये करण मेहता साहब का घर नहीं है? मैं ही करण मेहता हूँ। मैंने बादल नख्वास्ता दरवाजा खोलते हुए बाहर झांका और बाहर खड़े अकेले आदमी को देखकर मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ था। आपके नाम रजिस्ट्री आई है महाराज, उसने एक खाकी लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए मोदबाना लहजे में कहा। लिफाफे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने खफीफ अंदाज में मुस्कुराते हुए दाईं आंख मीच ली, गोया अपना ही आदमी था। धन्यवाद कहकर मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। वह इस बात में सर हिलाता हुआ मजीद कुछ कहे बात किए बगैर रुखसत हो गया। दरवाज़ा कुंडी करके मैं अपने कमरे में पहुंचा और लिफाफा चाक करके अंदर से लिखा हुआ कागज़ बरामद कर लिया। खत हफ्तावार शाया होने वाले किसी उर्दू रिसाले के मदीर की जानिब से था। मजमून कुछ इस तरह था, आपका भेजा गया अफसाना काबिले इशात तो है, लेकिन इसमें रसाले के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए कुछ काट छांट की गई है। खासकर वो सीन जो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ा, जिसमें मरकजी किरदार को अपने बेड के नीचे खुदाई करने पर खजाना हाथ लगता है। मोहतरम, अब खजानों का दौर नहीं है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, उम्मीद है जल्दी ही कुछ बेहतर कर पाएंगे। बाकी जिस हफ्ते आपका अफसाना शाया होगा आपको बजरिया चिट्ठी इतला कर दी जाएगी। और याद रखना, लिखाई की मशक के लिए खुली फिजा, खास कर पहाड़ी इलाका बेहतर रहता है। आखिर में अंग्रेजी मुहावरा दर्ज था, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक दफा तो तहरीर पढ़कर मैं चकरा गया था कि इस बेमानी तहरीर का मकसद क्या है। दोबारा पढ़ने पर बेड के नीचे खुदाई वाले फिक्रे ने मुझे तहरीक की दावत दी। इस क्वार्टर में एक ही बेड पड़ा था, दूसरे कमरे में 2 चारपाइयां रखी हुई थी और इत्तेफाक से मैं बेड ही पर सो रहा था। मैंने बेड हटाकर उसके नीचे बिछी हुई प्लास्टिक की चटाई भी हटा दी। कमरे का फर्श पुख्ता ईंटों का बना हुआ था, लेकिन बेड के नीचे 1.5 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी जगह की ईंटें वाज़िया तौर पर ऐसी दिखाई दे रही थीं कि किसी ने उखाड़ कर दोबारा लगाई हूँ। मैं जल्दी जल्दी वो ईंटें हटाने लगा। 2-3 ईंटें हटाते ही मुझे उसके नीचे मजबूत प्लास्टिक का बक्स नजर आने लगा था। जल्दी मैंने उखड़ी हुई तमाम ईंटें उठाकर एक जानब रख दी थी। नीचे मौजूद प्लास्टिक बक्स निकाल कर मैंने बेताबी से खोला। उसमें एक स्नाइपर राइफल और स्नाइपर के काम आने वाला दूसरा सामान भरा हुआ था, लेकिन वहाँ रूस की इजाद करता ड्रैगनोव राइफल के बजाय इसराइली साख्ता की गुलेल राइफल मौजूद थी। खुशकिस्मती से गुलेल को भी मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर चुका था। कारगर रेंज दोनों राइफलों का 1000 मीटर है। ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल की मैगजीन में 10 गोलियां पड़ती हैं, जबकि गुलेल की मैगजीन में 20 गोलियों की गुंजाइश है। अलबत्ता गुलेल ड्रैगनोव के मुकाबले में वजन में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कारकर्दगी में उससे बेहतर है। वजन में ज्यादा का मतलब कोई ये न ले कि गुलेल कोई बहुत ही वजनी राइफल है। गुलेल का मजमूई वजन 6.5 किलोग्राम है। यकीनन ये कोई इतना वजन नहीं है कि किसी स्नाइपर को साथ फिराने में कोई तकलीफ महसूस हो। अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान मुझे गुलेल से 2-3 मरतबा फायर करने का मौका मिला था। अलबत्ता ड्रैगनोव राइफल से मैं फायर की काफ़ी मशक कर चुका था और पाकिस्तान से आते वक्त मुझे यही बताया गया था कि इंडिया में मुझे ड्रैगनोव राइफल मिलेगी। इसके बावजूद ड्रैगनोव के बजाय गुलेल को पाकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। यकीनन तहरीर में मौजूद आखिरी फिक्रा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का मतलब यही था कि मुझे मश्क की दावत दी गई थी और मश्क के लिए पहाड़ी इलाका तजवीज़ किया गया था। राइफल के मिलते ही सारी तहरीर एकदम वाज़ेह हो गई थी। सादा अल्फाज में मुझे ये बताया गया था कि मैं अगले हुक्म तक गुलेल राइफल के साथ मश्क करूं। उसी बक्स में गुलेल का एमुनेशन भी पड़ा था। 200 गोलियों का मतलब ये था कि मैं 199 गोलियां मश्क के लिए इस्तेमाल कर सकता था।
हदफ के लिए मुझे यूं भी एक ही गोली दरकार थी। राइफल के पुर्जों के साथ मौजूद आला क्वालिटी का साइलेंसर यकीनन मुझे छुप कर मशक करने में मदद देने के लिए काफी था, बल्कि साइलेंसर के अलावा तो मशक करना नामुमकिन हो जाता है। मैंने एक बार राइफल के पुर्जों को मुकम्मल जोड़कर इत्मीनान कर लिया था कि राइफल सही काम कर रही है। इसके बाद दोबारा पुर्जों को खोलकर एक सफरी बैग में डाल लिया। सबसे पहले मैंने करीब होटल पर जाकर दिन का खाना खाया और फिर क्वार्टर पर वापस आकर सफरी बैग कंधों में डालकर बाइक को क्वार्टर से बाहर ले आया। चेक करने पर बाइक की टैंकी पेट्रोल से भरी नजर आई। बाइक की हालत बता रही थी कि वो मेरी आमद से 1-2 दिन पहले ही खरीदी गई है। दरमियानी रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद पहाड़ी सिलसिले की जानिब रवाना हो गया। घंटे भर बाद मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां मैं बगैर किसी की मुदाखलत के मशक कह सकता था। साइलेंसर की मौजूदगी ने यूं भी फायर से पैदा होने वाली आवाज़ से बेफिक्र कर दिया था। 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने फायर करते हुए गुलेल की टेलीस्कोप साइट को भी अच्छी तरह जांच कर अपने मुताबिक ढाल लिया था। इस दौरान मैंने 50 राउंड फायर किए थे। आखिरी 10 राउंड मैंने 1000 मीटर के फासले पर फायर किए थे। निशाने की दुरुस्तगी से मुतमिन होकर मैंने राइफल को खोलकर सफरी बैग में डाला और वापसी की राह ली। अपने क्वार्टर में पहुंचकर मैंने राइफल की बैरल और फायर से गंदे होने वाले पुर्जों को अच्छी तरह साफ किया। गर्म उबलता पानी भी बैरल में डाला ताकि सफाई में कोई कमी न रह जाए। यूं भी जिस हथियार को फायर के बाद साफ न किया जाए वो खराब हो जाता है, और एक स्नाइपर तो अपने हथियार की सफाई के बारे बहुत ज्यादा हिसास होता है। गुलेल को साफ करके मैंने हल्का सा तेल करके वापस बैग में डाल दिया। अब मुझे मजीद मशक की जरूरत नहीं थी। अगले 4 दिन तक फिर आदित्य वर्मा की जानिब से मुकम्मल खामोशी छा गई थी। 5वें दिन मैं अपने मखसूस वक्त पर दोपहर के खाने के लिए कमरे से बाहर निकला। बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोलने से पहले मेरी नजर सफेद रंग के लिफाफे पर पड़ी जो यकीनन किसी ने दरवाजे के नीचे से अंदर धकेला था। लिफाफा उठाकर मैं वापस पलट आया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बेसब्री से लिफाफा खोला। वहां फकत चंद अल्फाज लिखे हुए थे। होटल और कमरा नंबर के बारे आप जानते हैं। इतना लिखकर आने वाले कल की तारीख और दिन के 3 बजे का वक्त दर्ज था, और वहां पर मैं सिर्फ एक होटल से वाकिफ था जहां मैंने इस शहर में वारिद होने के साथ पहली रात गुजारी थी। गोया मुझे हनुमान जी होटल कमरा नंबर 27 का बताया गया था। यकीनन आदित्य वर्मा का कोड वर्ड्स में मुझ तक पैगाम पहुंचाने का मकसद यही था कि अगर उसकी लिखी हुई चिट्ठी किसी और के हाथ लग भी जाती है तो इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता था। बहरहाल ये जासूसों का अपना तरीकाकार था, और मैंने गो जासूस बनने की कोई तरबियत तो हासिल नहीं की थी। इसके बावजूद इस बारे काफी कुछ जानता था कि कमांडोज की जेर निगरानी में भी चंद कोर्स कर चुका था। इसी तरह अमेरिका में भी हमें दुश्मन स्नाइपर्स के तरीकाकार और उनकी चालों वगैरह के बारे काफी तफसील से बताया गया था। इसी तरह यह भी सिखाया गया था कि एक स्नाइपर दुश्मन मुल्क में जाकर खुद को किस तरह से दुश्मन की गिरफ्त में आने से बचा सकता है। यह असबाग किसी भी तरह जासूसी पढ़ाई से कम नहीं थे। यही वजह थी कि दोनों मर्तबा आदित्य वर्मा के खत पढ़ते हुए मुझे मतलब समझने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। अगले दिन मैं मतलूबा वक्त से घंटा भर पहले हनुमान जी होटल में पहुंच गया था। 3 बजे तक का वक्त मैंने चाय पीते और हाल की दीवार पर टंगी बड़ी LCD पर चलती फिल्म देखते गुजारा। 3 बजने से 5 मिनट रहते थे जब मैं सीढ़ियों के जरिए होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। कमरा नंबर 27 में एक रात गुजार चुका था और मुझे यकीन था कि रुक्के में इसी कमरे की बाबत बताया गया था। इसके बावजूद दरवाजे पर दस्तक देते वक्त मेरे दिल में हल्का सा धड़का मौजूद था। दरवाजा खुला है, आ जाओ। दस्तक के जवाब में मुझे फौरन जवाब मौसूल हुआ। अंदर घुसते ही मेरी नजर सोफे पर बैठे हुए एक कबूल सूरत जवान पर पड़ी। उसकी उम्र का अंदाजा मैंने 35-36 साल के करीब लगाया था। उसके सामने पड़ी टेबल पर देसी शराब की एक बोतल और 2 गिलास रखे थे। एक गिलास आधा भरा हुआ जबकि दूसरा बिल्कुल खाली था। खुश आमदीद। उसने बैठे बैठे मेरी जाने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उससे हाथ मिलाकर मैंने भी उसके सामने कुर्सी संभाली थी। वो दूसरे गिलास में भी शराब अंढेलने लगा। मैं ये नहीं पीता, मैं भी नहीं पीता। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने आधे से ज्यादा गिलास भरकर मेरे सामने रख दिया। मेरा नाम धीराज विधावा है, करण मेहता। समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने अपना तारुफ भी करवा दिया। यकीनन इस बात से हम दोनों वाकिफ थे कि हम दोनों के बताए गए फर्जी नाम थे। परसों दोपहर के 4 बजे अवामी पार्क में रंजीत चोपड़ा का जलसा है। इंतखाबात में 5-6 माह पड़े हैं, लेकिन उसने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। हुकूमत की तरफ से उसे काफी सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी हिफाजत का भी खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी उसे मिली हुई है। 4-5 मुहाफिज हर वक्त उसके साथ होते हैं। उसका मकान भी पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी के बंदों के नरगे में रहता है, और ऐसा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से उसके मुतालबे के बाद किया गया है। बल्कि सच कहूँ तो इस पर होने वाले एक नाकाम हमले के बाद उसकी हिफाजत को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है।
یہ بات شاید تمہارے لیے حیرانی کا باعث بنے کہ اس پر حملہ نہ تو کسی پاکستانی جاسوس نے کیا تھا اور نہ یہ کام پاکستان سے آئے ہوئے کسی سنائپر یا کمانڈو وغیرہ کا ہے۔ میں اس پر حملہ ہونے کی بات سے لا علم تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بات دھیراج کر رہا تھا وہ اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ پھر حملہ آور کون تھا؟ میں سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کام اس نے خود کروایا ہے اور اسی وجہ سے اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا گیا ہے۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اب انتخابات میں کامیابی کے بعد تو اس کی پانچوں گھی اور سڑ کڑاہی میں ہوگا۔ یوں بھی ان انتخابات میں اس کی کامیابی 99% یقینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر پرسوں کا حملہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد اس کی حفاظت کو مزید بھی بہتر بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ خود بھی محتاط ہو کر قلعہ بند ہو جائے گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے، تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا سکتے ہیں۔ عوامی پارک کا نقشہ چاہیے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ پارک کے اطراف میں کوئی ایسی عمارت جہاں سے سٹیج نظر آ سکے۔ نقشے میں پارک اور اس کے دائیں بائیں کے سارے علاقے کی تفصیلات نمبر 1 نے خود باریک بینی سے درج کر دی ہیں۔ نمبر 1 میرے منہ سے ناداستگی میں نکلا تھا۔ یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ ویسے آپ اسے جانتے ہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق تو آدتیہ ورما ہی نمبر 1 تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں کسی سے واقف نہیں تھا۔ روسٹم پر کوئی بلٹ پروف شیشہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوگا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا دیا وہ نقشہ کھول کر میز پر رکھا اور جائزہ لینے لگا۔ وہ نقشہ بڑی ارک ریزی اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نقشہ بنانے والے کی قابلیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ہر سوال جو اس نقشے کو دیکھ کر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا، اس کے بارے پہلے سے ہی حاشیے پر تفصیل درج کر دی گئی تھی۔ سٹیج بنانے کے لیے 3 جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں جہاں سٹیج بننے کا امکان تھا۔ تینوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں تھا۔ یقیناً آدتیہ ورما کو سنائپرز کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میرے نقشہ پڑھنے کے دوران دھیراج دونوں گلاسوں کی شراب غسل خانے میں گرا کر آ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نقشے کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی، جس کا دھیراج نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ رائفل کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک اہم سوال پوچھا، کیونکہ اگر اس رائفل کی وجہ سے کسی اپنے کے پھنسنے کا ذرا بھر بھی امکان ہوتا تو مجھے اس رائفل کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، یہ ایک قیمتی رائفل ہے اور اس کی خریداری پاک وطن کے خزانے کے پیسوں سے ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر میں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رائفل کو بچا سکتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ رائفل سے زیادہ اہمیت میری اپنی تھی۔ وہ میری اہمیت واضح نہ کرتا تب بھی میں اپنی اہمیت سے واقف تھا۔ میری تربیت پر پاک آرمی بہت زیادہ خرچ کر چکی تھی اور مجھے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں خسارہ پاک آرمی ہی کا ہونا تھا۔ شکریہ کہہ کر میں نے اعلان کیا کہ میرے پاس مزید سوالات موجود نہیں تھے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اس مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پرسوں دوپہر تک میں یہیں ملوں گا، اور میں اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں بائک پر مطلوبہ پارک کی طرف بڑھ گیا۔ لیزر رینج فائنڈر فاصلہ ناپنے کا آلہ میں نے ایک لفافے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پارک میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت سے حوصلہ پا کر میں بھی اندر گھس گیا۔ پارک کی 4 دیواری کی جگہ لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا، جس کی بلندی 5 فٹ کے قریب تھی، اور پھر جنگلے کے ساتھ لگے ہوئے درخت نظری دیکھ بھال کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ سٹیج بنانے کی جگہ پارک کی شرقی جانب تھی۔ اس طرف جنگلے سے باہر کچھ دکانوں کی عقبی دیواریں پڑتی تھیں اور دکانوں کی چھت پر لامحالہ سیکیورٹی نے موجود ہونا تھا۔ پارک کے مغربی جانب سڑک گزر رہی تھی اور سڑک عبور کر کے 3 منزلہ شاپنگ پلازہ بنا ہوا تھا۔ شمال اور جنوب کی جانب بھی سڑک گزر رہی تھی، لیکن سڑک کے پار جو عمارتیں تھیں وہاں سے سٹیج کی جگہ کو دیکھنا ناممکن تھا۔ اب میرے پاس لے دے کی شاپنگ پلازہ کی چھت رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں پارک ہی کے کسی درخت پر مچان بنا سکتا تھا، لیکن ایک تو وہاں مچان بنانا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، اور دوسرا میں چھپ کر بیٹھ بھی جاتا اور کامیابی سے اپنا کام کر بھی لیتا تب بھی میرا بچنا جھوٹ تھا۔ گویا پارک کے کسی درخت پر مچان بنانے سے بہتر تھا کہ میں خود کش دھماکہ کر لیتا۔ کم از کم اس طرح رنجیت چوپڑا کی موت تو یقینی ہو جاتی۔ شاپنگ پلازہ کی دائیں طرف سے ایک چوڑی سڑک گزر رہی تھی، جبکہ بائیں جانب ایک زیر تعمیر عمارت تھی جس کی پہلی منزل بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لے دے کے وہاں فائر کے لیے مناسب جگہ شاپنگ پلازہ کی چھت تھی، اور میرے خیال کے مطابق وہاں سنتری ضرور تعینات کر دیے جانے تھے۔ پہلے تو میں نے شاپنگ پلازہ کے 3 اطراف میں گھوم کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ پلازہ کی عقبی جانب ایک مارکیٹ تھی۔ دائیں جانب گزرنے والی سڑک کے کنارے ایک بڑا کچرا دان بنا ہوا تھا جس کی عقبی دیوار پلازے ہی کی دیوار تھی۔ باہر سے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں اندر گھس گیا۔ داخلی دروازے پر واک تھرو گیٹ بنا ہوا تھا۔
जिसे गुजर कर लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन मुझे इसलिए इस गेट का कोई खास फायदा नजर नहीं आया कि काफी लोगों के गुजरने पर वो मखसूस सायरन बजाकर ऐलान कर रहा था कि मुतलका अफराद के पास लोहे या धात की कोई चीज मौजूद है। लेकिन उसके करीब कुर्सियां रखे दो मुहाफिज इस आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वॉक थ्रू गेट की सीट तो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल कार की चाबी वगैरह से भी बज उठती है। अलबत्ता किसी के हाथ में बैग वगैरह की मौजूदगी में मुहाफिज सरसरी अंदाज में चेक कर लेते थे। मैंने रेंज फाइंडर को अपने कोट के अंदर से बगल में दाब लिया था और जेबों में हाथ डालकर बेधड़क वॉक थ्रू से गुजर गया। मोटे कोट के अंदर किसी को ये अंदाजा नहीं हो सकता था कि मैंने अपने बगल में कोई चीज पकड़ी हुई है। ऊपर जाने की चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी जिस पर लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी थी। आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मैं छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तलाश में नजरें घुमाने लगा, और वो कोई ऐसी छुपी हुई नहीं थी कि मैं तलाश न कर सकता। छत की सीढ़ियां एक कोने में बनी हुई थी। उनकी बाईं जानिब लकड़ी के बड़े बड़े रैक रखे हुए थे जो मुख्तलिफ किस्म के सामान से भरे हुए थे, जबकि दाएं जानिब दीवार थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही बंदा दूसरे लोगों की निगाहों से ओझल हो जाता था। सेल्समैन को निगाह में रखकर मैं सीढ़ियों की जानिब गैर महसूस अंदाज में खिसका, और यूं ही वो एक ग्राहक की फरमाइश पूरी करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, मैंने छपाक से सीढ़ियों पर कदम रख लिए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर लोहे का एक दरवाजा था जिसकी कुंडी के साथ हस्ब तवक्का एक ताला झूल रहा था, लेकिन इसका अंदाजा मुझे पहले से था और इसका बंदोबस्त भी मैं करके आया था। जेब से दो मुड़ी हुई तारे निकालकर मैं ताला खोलने लगा। यूं भी उन्होंने एक वाजबी सा ताला लटका रखा था। ताला खोलकर मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और छत पर निकल आया। छत के दाएं कोने पर पानी की एक बड़ी टंकी बनी हुई थी, उसके साथ ही थोड़ा बहुत काठ कबाड़ भी बिखरा पड़ा था। वहां से करीबन सारा पार्क नजर आ रहा था, खुसूसन वो जगह जहां स्टेज बनना था। लेकिन मुसीबत यह थी कि कल यहाँ पर 2-3 बंदों की मौजूदगी लाजमी थी। यूं भी ऐसी जगहों को कोई अहमक ही नजरअंदाज कर सकता था। एक ख्याल ये भी मेरे ज़हन में आया कि कल शायद सिक्योरिटी के पेश नज़र ये शॉपिंग प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मैं छत के किनारे से स्टेज के अक्कब में मौजूद दीवार का फासला नापने लगा। वहां तक 915 मीटर फासला बन रहा था। गोया इस लिहाज से भी वो एक मुनासिब जगह थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक काबिल अमल मंसूबा मेरे जहन में आया। गो खतरा तो इसमें भी मौजूद था। एक स्नाइपर की जिंदगी यूं भी हर दम खतरात में घिरी होती है, इसलिए किसी भी खतरे का सामना करना स्नाइपर के मिशन का लाजमी हिस्सा होता है। वापस प्लाजा में जाकर मैंने प्लास्टिक की 50 फीट लंबी पतली लेकिन मजबूत रस्सी खरीदी और साथ एक मजबूत धागे का गोला भी खरीद लिया। दोनों चीजें शॉपिंग बैग में डालकर मैंने हाथ में लटकाई और सेल्समैन की नजरों से बचकर दोबारा छत पर पहुंच गया। रस्सी का एक सिरा पानी की टंकी के साथ लगे लोहे की सीढ़ी से बांधकर मैंने दूसरा सिरा धागे से बांधा और धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधकर मैंने नीचे कचरादान में फेंक दिया। रस्सी मैंने इसलिए नहीं लटकाई थी कि वो किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी, जबकि इतने बारीक धागे का किसी को नजर आना आसान नहीं था। ये काम करके मैं छत से नीचे उतर आया। दूसरी मंजिल पर मुझे औरतों के खूबसूरत सिले सिलाए सूट नजर आए। इस वक्त जाने क्यों मेरी आंखों में रुमाना का खूबसूरत सरापा लहरा गया। बेख्तियार मैंने अपनी पसंद के 2 सूट, एक गर्म और एक कीमती जनाना स्वेटर और सुर्ख सब्ज रंग की कांच की चूड़ियां भी खरीद ली। गहरे सुर्ख रंग की स्वेटर जिस पर सब्ज रंग के फूल बने थे, रुमाना ने लिबास भी उसी रंग का पहना था। यकीनन ये दोनों रंग उसकी सज धज में 4 चांद लगा देते थे। सर झटक कर मैंने इन फजूल ख्यालात से जामन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये एक भूंडी कोशिश थी। किसी के नाम पर खरीदारी करना और उसे अपनी सोचों से दूर फेंकना एक निराला काम ही तो था। प्लाजे का दाखिली और खारजी दरवाज़ा साथ साथ ही थे। खारजी दरवाजे पर खरीदारी की रसीद दिखाकर मैं बाहर आ गया। पार्किंग में जाकर मैंने अपनी बाइक निकाली। मेरा रुख हनुमान जी होटल की तरफ था। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया था। धीराज विरधावा मुझे अपने कमरे में ही मिला था। जी जनाब, मेरी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर आने का रास्ता देते हुए आम से लहजे में पूछा, मुझे अपनी तस्वीर वाला पुलिस के स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का कार्ड शाम तक चाहिए। जरूरी नहीं कि बिल्कुल असल हो, बनावटी भी चल सकेगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जरा अपने बालों पर हाथ फेर लें। धीराज ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। मैं बालों को हाथ से कंघी करके उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तस्वीर निकालकर उसने पूछा, कुछ और? 2 अदद वाकी टाकी सेट भी चाहिए। ठीक है, मजीद कुछ नहीं। ये चीज़ें लेने के लिए मैं कितने बजे आ सकता हूँ? 2 घंटे बाद आ जाना। शुक्रिया कहकर मैं वहाँ से निकल आया। अपने क्वार्टर पर जाकर मैंने कपड़ों के सूट और स्वेटर को अलमारी में रखा और अपने मंसूबे पर असरनो गौर करने लगा। इस मंसूबे को सोचते सोचते न जाने फिर कैसे रुमाना मेरे ख्यालों में आदम की और मैं सादा और भोली वाली कश्मीरन के ख्यालों में खो गया। माहीन की बेवफाई के बाद मुझे किसी ऐसे ही सहारे की जरूरत थी, और मैं जो फूफी जान और अबू जान को सख्ती से शादी के बारे इनकार कराया था, अब फिर से खुद को नए रिश्ते पर आमादा पा रहा था।
خود رومانہ کے ساتھ بھی میرا رویہ کچھ زیادہ ہی خشک اور روکھا روکھا تھا، لیکن جو ہی اس کا ظاہری بدن میری آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، ایک دم اس کی شخصیت کا ساحرانہ پن مجھے اپنی گرفت میں لینے لگا تھا۔ جھوٹے اجنبی، اس کی شوخ آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پتہ ہے اس کپڑے پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بیل بوٹے گاڑے ہیں، اپنا نام بھی لکھا ہے۔ کھانا کھا کر اسے پھینک نہ دینا، شاید اسے دیکھ کر ہی کبھی میری یاد آ جایا کرے۔ میں اپنے سفری تھیلے سے کھانے والا کپڑا نکال کر دیکھنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ میری واپسی اسی راستے سے ہو، شاید آدتیہ ورما نے میرے لیے کوئی دوسرا راستہ چنا ہو، اور ان حالات میں کسی سینئر کے احکامات پر عمل نہ کرنا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ کیا رومانہ کی وجہ سے میں دوبارہ سرحد عبور کرنے کی جرات کر سکوں گا؟ اپنی اس سوچ کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ سرحد عبور کرنے کے لیے مجھے پاک آرمی کی اجازت درکار تھی، اور میرا کوئی بھی سینئر اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیتا کہ میں ایک لڑکی کی خاطر انڈیا کی سرحد عبور کرتا۔ وہ میرے لیے کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہوتی، میرے سینئرز کے لیے ایک عام لڑکی ہی تھی، مگر وہ میرے لیے کب اتنی ضروری ہوئی؟ میں نے اپنے پاگل ہوتی سوچوں سے پوچھا، اور جواب ڈھونڈنے کے لیے میرے دماغ نے ان لمحات کو میری نظروں کے سامنے لا پھینکا جو اس کی معیت میں گزرے تھے۔ کیا اس کے کندن بدن کی جھلک نے مجھے اس کی ذات میں دلچسپی لینے پر مجبور کیا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرا گیا جب وہ اپنا پٹا ہوا گریبان لیے میرے سامنے بے پرواہی سے کھڑی تھی، لیکن میرے دل نے اس سوال کو درخو اعتناء نہ جانا۔ یقیناً یہ وجہ نہیں تھی کیونکہ اسے اس حالت میں دیکھ کر نہ تو اس وقت میرے دماغ میں کوئی غلط خیال آیا تھا اور نہ ابھی آ رہا تھا۔ پھر میری خود احتسابی جاری رہی۔ اپنا خیال رکھنا میرے اجنبی، آپ کا مجھے ناپسندیدہ اجنبی سمجھ کر بھی تم کہہ کر مخاطب کرنا اس آپ سے کئی گنا زیادہ عزیز ہے۔ شاید میں آپ کی نفرت برداشت نہ کر پاؤں، اور یاد رکھنا میرا نام رومانہ ہے، رومانہ ہے، رومانہ ہے۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ ہاں یاد ہے کہ تم رومانہ ہو، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ ان خوشگوار یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرنے لگا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے 2 گھنٹے پورے ہوتے نظر آئے۔ میں کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہنومان ہوٹل کے کمرہ نمبر 27 میں داخل ہو رہا تھا۔ دھیراج نے میری مطلوبہ چیزیں میری طرف بڑھا دیں، 2 واکی ٹاکی سیٹ اور میرا تعلق پولیس کے اسپیشل برانچ سے ظاہر کرنے والا کارڈ۔ اس پر میری تصویر بھی چسپاں تھی۔ کارڈ بنانے والے نے میرے کپڑوں والی تصویر کو وردی پہنا دی تھی جس کے کندھوں پر انسپکٹر رینک کے سٹار چمک رہے تھے۔ آج کل یوں بھی کمپیوٹر نے اس کام کو نہایت آسان کر دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل یوں ہی رنجیت چوپڑا کی تقریر شروع ہوتی ہے، آپ واکی ٹاکی کو آن کر کے عوامی پارک کے سامنے موجود پلازا کے پاس پہنچانا، اور میں اسے تفصیل سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے پرجوش انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ وہاں سے میں نے مارکیٹ جا کر 50-60 فٹ مضبوط نائلون کی رسی خریدی اور واپس کوارٹر پر پہنچ گیا۔ شام تک کا وقت میں نے کوارٹر میں گزارا۔ شام کی اذان سن کر میں نے نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد گلیل، سنائپر رائفل اور دوسرے ضروری سامان کو سفری بیگ میں ڈال کر میں دوبارہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ شاپنگ پلازا رات کے 9 بجے بند ہوتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے پلازا کے دائیں کونے میں موجود کچرا دان کے قریب جا کر موٹر سائیکل روکی۔ اس جگہ پر قریباً اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مطلوبہ دھاگا ڈھونڈنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ دھاگے سے پکڑ کر میں نے پلاسٹک کی رسی نیچے کھینچ لی۔ رسی کا سرا مضبوطی سے سفری بیگ کے ساتھ باندھ کر میں نے بیگ کو کچرے دان میں رکھا اور اوپر بھی تھوڑا بہت کچرا ڈال دیا۔ رات کے وقت یوں بھی کسی کی نظر اس طرف نہیں پڑنا تھی۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے اپنی موٹر سائیکل شاپنگ پلازا کے سامنے بنی پارکنگ میں کھڑی کی اور اندر گھس گیا۔ صبح کے مقابلے میں رات کے اس وقت وہاں رش زیادہ تھا۔ مجھے چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ پہلی فرصت میں نے پلاسٹک کی رسی کی مدد سے اپنا بیگ اوپر کھینچا اور پلاسٹک کی رسی اور بیگ کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں چھپا کر شاپنگ پلازا سے باہر نکل آیا۔ واکی ٹاکی میں نے اپنے پاس ہی رہنے دیا تھا۔ میرا اس دن کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اگر اگلے دن شاپنگ پلازا نے بند بھی ہونا تھا تو یقیناً دوپہر کے بعد ہی ہوتا۔ ویسے امید یہی تھی کہ شاپنگ پلازا بند نہ ہوتا، کیونکہ رنجیت چوپڑا کوئی صدر یا وزیر اعظم تو تھا نہیں کہ اس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ سخت رکھی جاتی۔ پلازا کی چھت پر 2-3 سنتری چھوڑ کر انہوں نے پارک گھیرنے پر زیادہ توجہ دینی تھی۔ اگلے دن میں 8 بجے اپنے کوارٹر سے نکل آیا تھا۔ صبح ہی سے سٹیج بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ پارک داخلی دروازے پر بھی پولیس کے 2 سپاہی تعینات کر دیے گئے تھے۔ وہ سپاہی آنے جانے والوں سے کوئی خاص تعرض نہیں کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میں نے پارک میں گھسنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوپہر کا کھانا شاپنگ پلازا کے عقبی سمت میں موجود ہوٹل میں کھا کر اسی ہوٹل کے پارکنگ میں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے 3 بجے کے قریب شاپنگ پلازا میں گھس گیا۔ ایک سیلز مین سے چمڑے کے مضبوط دستانے خریدتے ہوئے میں نے سرسری انداز میں پلازا کے بند ہونے کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ نہیں سر، ہمیں تو ایسے کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ 3:30 بجے مجھے پولیس کے 2 سپاہی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھتے دکھائی دیے۔
गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। 4 बजे के करीब लाउड स्पीकर की आवाज़ वहाँ आने लगी थी, लेकिन वो रंजीत चोपड़ा नहीं था, कोई दूसरा आदमी उसकी तारीफ में रतबुल लिसान था। 4:15 बजे वो खुद स्टेज पर पहुंचा। उसकी आवाज़ मैंने उससे पहले नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि वही कमीना है। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लगाया गया था। उसकी आवाज़ शॉपिंग प्लाजा के अंदर भी नहायत वाज़िया सुनाई दे रही थी। उसकी तकरीर शुरू होते ही मैंने छत का रुख किया। उस मर्तबा ऊपर जाते हुए मैंने सेल्समैन की निगाहों से बचने की कोशिश नहीं की थी। जी सर। मुझे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते देखकर सेल्समैन ने शाइस्ता लहजे में पूछा, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौड़। मैंने जेब से सर्विस कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया और उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पुलिस के दोनों सिपाही इकट्ठे खड़े जोरों शोर से किसी दोशीज़ा के लिबास पर तबसरा कर रहे थे। मेरे कदमों की चाप पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। यहाँ पर तुम 2 आदमी हो बस? उसके सवाल करने से पहले मैंने सवाल चढ़ दिया। जी हाँ, लेकिन आप कौन? उनमें से एक ने मोहतात अंदाज में मेरा तारुफ मांगा। उसके सवाल को दरको एतनाद न जानते हुए मैंने वाकी टाकी निकाल कर पुकारने लगा, इंस्पेक्टर अर्जुन फॉर एसपी सुरेश ओवर। सुरेश फॉर इंस्पेक्टर अर्जुन, सेंड योर मैसेज ओवर। मुझे धीराज की वाज़े आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये 2 छोटे छोटे फिक्रे ही उन दोनों को चौकन्ना करने के लिए काफ़ी थे। सर, स्पेशल ब्रांच के आदमी अब तक नहीं पहुंचे और मैं यहाँ अकेला हूँ, ओवर। सॉरी इंस्पेक्टर अर्जुन, मैंने 3 आदमी भिजवा दिए हैं, शायद 15-20 मिनट तक तुम्हारे पास पहुंच जाएं, ओवर। ठीक है सर, लेकिन अब प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर किसी को खड़ा तो करना होगा, ओवर। मैंने परेशानी भरे अंदाज में जवाब दिया। क्या वहाँ पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं है, ओवर। धीराज मेरे बताए हुए अल्फाज बहुत खूबसूरती से बोल रहा था। यहाँ छत पर 2 सिपाही ड्यूटी पर मौजूद हैं और नीचे पार्क के गेट पर भी 3 के करीब सिपाही मौजूद हैं। बाकियों ने स्टेज को घेरा हुआ है, ओवर। ऐसा करो, 10-15 मिनटों के लिए इन छत वाले सिपाहियों को गेट पर खड़ा कर दो। इन्हें समझा दो कि किसी को भी प्लाजे के अंदर दाखिल न होने दें। इस दौरान तुम खुद छत पर ही मौजूद रहना, ओवर। ठीक है सर, ओवर एंड ऑल। धीराज से बात खत्म करके मैं इन दोनों सिपाहियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो दोनों ने हमारी बातचीत सुन ली थी। इसके बावजूद मैंने दोबारा उन्हें अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौड़ फ्राम स्पेशल ब्रांच। मैंने मुसाफे के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। सर, सिपाही सुनील दास मेरा नाम पूछने वाले ने जल्दी से मेरा मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम कर अपना नाम बताया, और मैं हरीश गुप्ता। दूसरे ने भी मुअद्दब अंदाज में मुझसे हाथ मिलाया। अच्छा, आप लोगों के ज़रा से ताउन की ज़रूरत थी। गोई आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती, लेकिन सरकार का मुलाजिम होने के नाते हमारा काम तो एक ही है ना। ठीक है सर, हमने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, आप हुक्म करें, करना क्या है। हरीश गुप्ता ने जल्दी से सर हिलाया। नीचे दाखिली दरवाजे पर इतनी देर रुकना है कि जब तक स्पेशल ब्रांच के बंदे आपके पास नहीं पहुंच जाते। वो हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपका काम बस इतना है कि किसी भी आदमी को प्लाजे के अंदर नहीं आने देना, अलबत्ता बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है सर। दोनों ने इस बात में सर हिलाते हुए मुझे सल्यूट किया। वैसे आप अपने किसी सीनियर से इजाज़त लेना चाहते हैं, बेशक पूछ लें। मैं उन्हें किसी भी किस्म के शक का मौका नहीं देना चाहता था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी सीनियर ने बाजपुरस कर भी ली तो आप यहीं मौजूद हैं ना। गुड। और याद रखना, किसी को भी अंदर ना आने देना। आप बेफिक्र रहें सर। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे। उनके रुखसत होते ही मैंने किसी भी मुदाखलत से बचने के लिए फिलफोर छत के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई और अपने बैग की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले मैंने बैग से नायलून की रस्सी निकाली और पानी की टंकी के साथ खड़ी सीढ़ी से उसका एक सिरा बांध कर दूसरा सिरा प्लाजे की अकबी जानिब लटका दिया। अकबी जानिब दुकानों की छत प्लाजा की दीवार से मुत्तसिल थी। रस्सी छत से 7-8 फुट ऊपर ही खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। अपने फरार का रास्ता मुंतखब करते ही मैंने जल्दी जल्दी गुलेल राइफल के पुर्जे जोड़े, उसकी मिज़ल पर साइलेंसर चढ़ाया और एक मुनासिब जगह पर राइफल की 2 पाई मंडेर पर लगा दी। छत की मंडेर 3-4 फुट ऊपर उठी हुई थी, इसलिए मैं लेट कर फायर नहीं कर सकता था। स्टेज का फासला नाप कर मैंने एलिवेशन ड्रम को मतलूबा रेंज के मुताबिक घुमाया और टेलीस्कोप साइड से रंजीत चोपड़ा के सर का निशाना लेने लगा। हवा की रफ्तार न होने के बराबर थी और सूरज मेरी पुश्त पर था। ये मेरे लिए एक बेहतरीन सूरत हाल थी। मैं भारत माता का अदना सा सेवक हूँ, सारी जनता का सेवक हूँ। उसकी बकवास जारी थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि उसे बकवास करने की ज़्यादा मोहलत देता। सांस रोक कर मैंने ट्रैगर दबा दिया। एक हल्की सी टक हुई और वो पीछे को गिर गया। एक लम्हे के लिए तो किसी की समझ में भी नहीं आया था कि क्या हुआ है। इसके बाद कहराम मच गया था। एकदम शोर की आवाज़ उठी। मेरे पास वो तमाशा देखने का वक्त नहीं था। मैंने फौरन नीचे बैठकर राइफल को खोलने लगा। उस काम में मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था। राइफल को बैग में रखकर मैं भागता हुआ पानी की टंकी के पास पहुंचा और वो बैग नीचे कचरा दान में फेंक दिया।
कचरादान के साथ खड़ी छोटी सी वैन में धीराज मौजूद था। मैं खुद जल्दी से प्लाजा की अकबी जानिब बढ़ गया। चमड़े के दस्ताने मैंने दौड़ते हुए हाथ में डाल लिए थे। रस्सी को पकड़कर मैंने हाथ हल्के से ढीले रखे और 3-4 सेकंड में मैं प्लाजे की अकबी जानिब मौजूद दुकान की छत पर था। 2-3 छतों से गुजरकर मैं गली में उतरा और तेज कदमों से होटल की जानिब चल पड़ा। गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मुझे छत से उतरते देखकर 1-2 आदमियों ने मुझे हैरानी भरी नजरों से घूरा, लेकिन मैं उनकी नजरों की परवाह किए बगैर चलता रहा। होटल की पार्किंग में दाखिल होते वक्त मुझे पुलिस की 2-3 जीपें होटल के सामने से गुजरकर पार्क की तरफ जाती दिखाई दी। उसी वक्त एक एम्बुलेंस भी सायरन बजाती हुई वहां से गुजरी। मैंने मोटरसाइकिल का हैंडल लॉक खोलकर हेलमेट सर पर रखा और इत्मीनान भरे अंदाज में मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से बाहर निकल आया। क्वार्टर पर पहुंचते ही मैंने टीवी ऑन कर लिया था। रंजीत चोपड़ा की हलाकत की ब्रेकिंग न्यूज बड़े जोर शोर से चल रही थी। गोली उसे माथे में लगी थी। यूं भी इस वक्त कई कैमरे उसके चेहरे को फोकस किए हुए थे। गोली लगकर पीछे गिरने का मंजर निहायत सिपाही से फिल्मबंद हुआ था। नीचे गिरते ही उसका हाथ पांव झटकते हुए तड़पना मुझे काफी सुकून दे गया था। उस कमीने की वजह से जाने कितने मजलूम और बेकसूर यूं ही तड़पे थे। यह मंजर मुख्तलिफ चैनल्स पर बार बार दिखाया जा रहा था। अलबत्ता उसकी लाश की फोटो नहीं दिखाई जा रही थी। एक एंकर बड़े सख्त अल्फाज में इस कार्रवाई को किसी पाकिस्तानी दहशतगर्द से मंसूब कर रहा था और ये कोई ऐसा गलत भी नहीं था। उसकी बात का लुब्बे लबाब यही था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने रंजीत चोपड़ा पर ख्वाह मुख्वाह बम धमाके में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया और अब इस खुद साख्ता इल्ज़ाम को सच्चा साबित करने के लिए दहशतगर्दी की यह कार्रवाई अमल में लाई है। रात 8 बजे की खबरों में पुलिस की बेमिसाल कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। उन्हें वो रस्सी वगैरह मिल गई थी। गलील का फायर शुदा केस भी उन्हें मिल गया था। यकीनन वहां ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही ज़ेरे अताब आ गए होंगे। अगले दिन की खबरों में दोनों सिपाहियों की कहानी तक भी किसी तेज तर्रार रिपोर्टर ने रसाई हासिल कर ली थी। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह राठौड़ की तलाश बड़ी तनदही से जारी थी। मेरा हुलिया भी तफसील से बताया जा रहा था। छोटी छोटी दाढ़ी, दरमियाने कद का काले घने बाल, उम्र 22 से 25 साल के दरमियान, संडोल जिस्म, गंदमी रंगत, उठी हुई सतवा नाक, बारीक मूछें, चौड़ी पेशानी वगैरह वगैरह। मेरे पहने हुए लिबास को भी उन्होंने तफसील से बयान किया था। अपने हुलिये का सुनकर मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा था। शाम तक हाथ से बनी हुई मेरी एक तस्वीर भी जारी कर दी गई थी और वह तस्वीर करीबन 90% मुझसे मुवासलत रखती थी। मैंने देर किए बगैर सबसे पहले तो अपनी दाढ़ी मूछें साफ की, अपना लिबास उतार कर एक शापर में डाला और शाम को खाने के लिए जाते वक्त इन कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर अपने साथ ले गया। रास्ते में एक कचरादान मौजूद था। गली के खाली होने का यकीन करके मैंने शापर को कचरादान में फेंक कर तीली दिखा दी। पेट्रोल ने आग पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। मैं तेज़ी से होटल की जानिब बढ़ गया। वापसी पर क्वार्टर का दरवाज़ा खोलते ही मुझे एक सफ़ेद लिफाफे में बंद एक खत ज़मीन पर पड़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा कुंडी करके मैंने उसे उठा लिया। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे कलमकार हैं। इतनी महारत से कम लिखारी ही कलम चलाते होंगे। बहरहाल फ़िलहाल आराम करें। अफसाने की अशात के बारे आपको जल्द ही मुतल्ला कर दिया जाएगा। इस खत के बाद 10 दिन तक मुझे वहीं आराम करना पड़ा। रंजीत चोपड़ा की हलाकत चंद दिन से ज़्यादा खबरों में नहीं टिक पाई थी। आज की आवाम हर आन नई खबरों की मुतलाशी रहती है। जल्द ही कई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ों ने इस खबर को नीचे दबा दिया था। हफ्ता भर खबरें पढ़ने वाले 1-2 लाइन रंजीत के कातिल के बारे में पढ़ देते, बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अलबत्ता इस बारे 2-3 खुसूसी प्रोग्राम ज़रूर चलाए गए जिसमें बैठे तबसरा निगारों ने पाकिस्तान बारे खूब हर्जा सराई की। 11वें दिन मैं धीराज वधावा के सामने हनुमान जी होटल के उसी कमरे में मौजूद था। सरसरी लहजे में मेरे काम की तारीफ करते हुए उसने मुझे थोड़ी सी रकम पकड़वाई और वापस जाने का मज़दा सुनाया। वापस जाने के लिए रास्ते का इंतखाब मेरी स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया था और यह इजाज़त मिलते ही मेरी आंखों के सामने रुमाना का मासूम चेहरा घूम गया। झूठे अजनबी, क्या इसी रास्ते से वापस आओगे? उसका मासूमियत भरा शौक फिक्रा मेरे कानों में गूंजा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हो, धीराज मुझसे पूछ रहा था। शुक्रिया। उससे अलविदाई मुसाफा करके मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वैसे अगर आप मज़ीद यहाँ रहना चाहते हैं तो ममानत कोई नहीं है। मेरी मैयत में उसने भी नशिस्त छोड़ दी थी। कैद में कौन रहना चाहता है महाराज? मैं मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए आहिस्ता से हंसा। वो भी मुस्कुरा दिया था। वापसी का रास्ता मुझे अजबर था। क्वार्टर को ताला लगाकर मैंने चाबी धीराज की बताई हुई मखसूस जगह पर रखी और वापस अड्डे की जानिब रवाना हो गया। जलंधर जाने वाली बस मुझे बड़ी आसानी से मिल गई थी। शाम तक मैं जलंधर पहुंच गया था। रात को एक होटल में कमरा लेकर मैंने आराम किया और अगले दिन सुबह दंबा जाने वाली वैगन में बैठ गया। रात को 8-9 बजे थे। मैं ओडी शहर पहुंच गया था। अम्बाला में मुझे तकरीबन 20 दिन लग गए थे। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर हो गया था। मैंने स्पोर्ट शूज़ में ही
आगे जाने का फैसला किया, क्योंकि अब बर्फ तकरीबन खत्म हो चुकी थी। बस बुलंद बाला चोटियों पर या ऐसे कोनों खुदरों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थोड़ी बहुत बर्फ नजर आ जाती थी। ज्यादातर रास्ते साफ थे और फिर मुझे मुसलसल चढ़ाई भी तो चढ़ना थी। नीचे उतरते वक्त तो आदमी आसानी से उतर सकता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए काफी जोर लगता है। अपना सफरी थैला पुश्त पर लटका कर मैं चल पड़ा। आते वक्त मुझे इस रास्ते पर सफर करना महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन वापसी के लिए मुसलसल चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। रुमाना के गांव से ओड़ी शहर तक मुझे पूरी रात लग गई थी, लेकिन अब यकीनन मैं एक रात में नहीं पहुंच सकता था। यही सोचकर मैंने कदमों की रफ्तार हल्की रखी थी। गो मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर रुमाना के पास पहुंच जाऊं। उसके लिए खरीदी हुई स्वेटर और कपड़ों के 2 सूट मेरे सफरी झोले में मौजूद थे। मुझे यकीन था कि अपने झूठे अजनबी के ये तोहफे उसे पसंद जरूर आने थे। सुबह होने के करीब मैं बमुश्किल उस जगह तक पहुंचा था जहां मैंने आते वक्त खाना खाया था। वो जगह दिन गुजारने के लिए बेहतरीन थी। खाने के लिए मेरे पास बिस्कुट और खुश्क मेवा मौजूद था। पेट भरकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। अपने जिस्म पर मैंने गर्म चादर लपेट ली थी, लेकिन सर्दी की वजह से मुझे नींद न आ सकी। मजबूरन मैं घुटनों में सर देकर ऊँघने लगा। आग मैंने जानबूझकर नहीं जलाई थी कि हल्का सा खतरा मोल लेना भी मुझे गवारा नहीं था। अगर वहां मेरी मौजूदगी की जरा सी भनक भी इंडियन आर्मी को पड़ जाती तो मेरे लिए काफी मुश्किलात खड़ी हो जाती। गो मुझे खतरों की इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन ऐसी सूरत में शायद मेरा रुमाना से मिलना भी कठिनाई में पड़ जाता, जो किसी सूरत मुझे गवारा नहीं था। धूप चढ़ने पर मुझे नींद आ गई। मेरी आंख हल्की सी आवाज से खुली। एक नूंबड़ था। मेरे बदन में हरकत होते देखकर वो भाग खड़ा हुआ। सूरज का सफर जारी था। अंधेरा होते ही मैं वहां से चल पड़ा। इस मर्तबा मेरे सफर का इख्तिताम उसी जगह पर हुआ जहां मेरी मुलाकात रुमाना से हुई थी। इन झाड़ियों में अब तक वो मचान बनी हुई थी। टार्च रोशन करके मचान का जायजा लिया, क्योंकि इतने घने जंगल में अव्वल तो टार्च की रोशनी के दूर से देखे जाने का खतरा कम था। अगर कोई देख भी लेता तब भी गांव करीब था और गांव के लोगों का वहां आना जाना लाजमन रहता होगा। यूं भी सुबह सादिक तलू हो चुकी थी। मैं चादर ओढ़कर मचान में बैठ गया। सूरज निकलने तक मैं सर्दी की वजह से नहीं लेट सका था और सूरज निकलने के बाद किसी को देखने की चाहत में आंखें बंद नहीं कर पाया था। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतजार हमेशा इंसान को कोफ्त में मुब्तला कर देता है। मैं भी बेचैन होने के साथ साथ बोरियत महसूस कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी से रुमाना आ जाए, और फिर वो आ गई। मेरे कानों में हल्की सी गुनगुनाहट पड़ी। रुमाना ने चंद बकरियों के गले में छोटी छोटी घंटियां लटकाई हुई थी। उनके बजने की आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पहली बकरी जिस पर मेरी नजर पड़ी वो वही थी जिसका दूध निकाल कर रुमाना ने मेरे लिए चाय बनाई थी। मैं पूरी इश्तियाक निगाहों से उस जानिब देखता रहा। वो झाड़ियों की ओर से तुलू हुई, वही लिबास, वही हुलिया। उसके दाएं बाएं घूमता सफेद मेमना पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका रुख उसी मचान की तरफ था। मुझे खासी हैरानी हुई कि वो दाएं बाएं तवज्जो दिए बगैर यूं मचान की तरफ क्यों बढ़ती चली आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं भी मचान से बाहर निकल आया। रंजीत चोपड़ा को कत्ल करने के अगले दिन मैंने क्लीन शेव करवा ली थी, लेकिन इस बात को भी करीबन 2 हफ्ते होने वाले थे। मेरी दाढ़ी अब करीबन इतनी ही हो गई थी जितनी के पहले थी। झाड़ियों के हिलने पर वो ठिठक कर रुकी। उसकी आंखों में पुरइश्तियाक हैरानी थी। यूं ही मैं मचान से निकल कर सीधा खड़ा हुआ। उसने हाथ में पकड़ा डंडा फेंका और इतनी तेजी से मेरी जाने बढ़ी कि मुझे संभलने का मौका ही ना दिया। अगले लम्हे वो मुझसे लिपट चुकी थी। मेरे अजनबी, उसकी कोमल आवाज ने मेरे कानों में रस ढेला। इतनी देर कर दी। उसने मेरी छाती पर सर रख दिया। मैं कोशिश के बावजूद अपनी बाहों को उसके गिर्द घेरा डालने से रोक नहीं सका था। जाने कितनी देर हमें इसी हालत में गुजर गई। मेरा दिल ही सैर नहीं हो रहा था। यकीनन यही हालत उसकी थी कि वो भी अलहदा होने को तैयार नहीं थी। पहले फिक्रे के बाद उसने अपने होंठों से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। मेरी जुबान भी गंग थी। काफी देर के बाद उसकी सुरीली आवाज ने एक बार मेरे कानों में जलतरंग बजाई। मुझे यकीन था कि आप इसी रास्ते से लौटेंगे। यकीन की वजह मैंने दायां हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। उसने पलकों की चिलमन उठाकर अपनी साहिराना आंखों से मुझे महसूस करने की कामयाब कोशिश करते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं रोजाना ख्वाब में तुम्हें लौटते देखा करती थी। मैं हंसा। अच्छा, ख्वाब भी देखती हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ अपने अजनबी के। उसने दोबारा अपना सर मेरी छाती पर धर दिया। शायद उसका अलहदा होने का कोई इरादा नहीं था। क्यों, तुम्हारे अजनबी में ऐसी कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? मैंने उसे छेड़ा। पता नहीं, वो भोलेपन से बोली। अच्छा, पता है मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। सही कहा, आप मेरे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा ही तो है। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेके आया हूँ। मैंने उसके कान से मुंह लगाकर कहा। यह बात मैं अपना मुंह उसके कान से लगाए बगैर भी कह सकता था, लेकिन फिर मेरे होंठों को वो हिलावत तो नसीब न होती जो इस तरह कहने में हुई थी। सच में? उसने खुशी से भरपूर आवाज़ में जवाब दिया। क्यों, तुम मुझे झूठा समझती हो? मेरी बात पर वो पूरा जंगल गुनगुना उठा था, या शायद सिर्फ वो हंसी थी और मुझे यूँ महसूस हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया, कहने की जरूरत नहीं है। उसकी मानी खेज हंसी के जवाब में मैं जल्दी से बोला।
वैसे चूड़ियां दिखाकर आप मुझे गलत भी तो साबित कर सकते हैं। वो शौकी भरे लहजे में बोली, तुम छोड़ोगी तो ऐसा कर पाऊंगा ना? इतना ही तंग हो रहे हो तो ये लो। मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए वो मुंह बनाकर पीछे हटी। मुझे लगा मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन फिर मैंने खुद में इतनी हिम्मत मफकूद पाई कि उसे दोबारा थाम लूं। मचान में बड़ा सफरी थैला उठाकर मैंने रुमाना के लिए लाए हुए तहाइफ बाहर निकाल लिए। कपड़ों के 2 जोड़े, स्वेटर और चूड़ियां, तमाम चीज़ें देखते ही वो खुशी से खिल उठी थी। अब बताओ झूठा हूँ या सच्चा? झूठा। उसने शौक मुस्कुराहट मेरी जानिब उछाली। कहा था कि चूड़ियां लाया हूँ और इसके साथ कपड़े और स्वेटर भी तो लाए हैं ना? पसंद आए? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो एक कमीज़ को अपने सामने लटका कर पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैं बेख्तियार बोला, तुम्हें खूबसूरत लगने के लिए किसी सजावट की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये दोनों रंग बहुत पसंद हैं? एक कमीज़ लपेट कर पत्थर पर रखते हुए उसने दूसरी कमीज़ अपने सामने फैला दी। पता नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा मुझे चूड़ियाँ पहनाओ ना। उसने अपनी रेशमी कलाइयाँ मेरे सामने पकड़ी और मैं उसे साथ लिए नीचे बैठ गया। उसके मुलायम और लचकदार हाथों में तमाम चूड़ियाँ आसानी से फिसल कर दाखिल हो गई थीं। चूड़ियाँ पहनकर उसने अपनी दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टिकाईं और कलाइयाँ नीचे लटकाकर मुसर्रत भरी नज़रों से चूड़ियों को देखने लगी। गाहे गाहे वो अपनी शौक नज़र मुझ पर भी डाल लेती। हंसी उसके होंठों से चिपकी हुई थी। एक बात कहूँ, उसे कुछ बोलते न देखकर मैंने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। कब से आपके कुछ कहने की मुंतज़िर हूँ, चाहत भरे लहजे में कहकर वो स्वेटर पहनने लगी। मुझे तुम्हारा नाम भी याद है और मैंने तुम्हारा काना बांधने वाला कपड़ा भी संभाल कर रखा हुआ है। उसने कहका लगाया। मैं मबहूत होकर उसे देखने लगा। वो शर्मा कर नीचे देखते हुए बोली, पता है मैं रोज़ाना जंगल में आते ही सबसे पहले मचान में झांकती थी कि कहीं आप लौट ही ना आए हों। मुझे उसकी बात पर ज़र्रा भी शुबा ना हुआ, क्योंकि आज भी वो सीधा मचान ही की तरफ आई थी। रुमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटा हूँ। मैं ज़्यादा देर इस ख्वाहिश को अपने दिल में नहीं दबा सका था। वो खिसक कर करीब हुई और मेरे कंधे पर सर रख दिया। कुछ कहते हुए भी उसने खूबसूरत तरीके से अपनी रजामंदी मुझ तक पहुँचा दी थी और यकीनन ये तरीका अल्फाज के इस्तेमाल से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। रुमा, पता है मैं एक फ़ौजी हूँ। इंडिया में एक ऐसे दहशतगर्द को ठिकाने लगाने गया था जो पाकिस्तान में 2 दफ़ा बम धमाके करवा कर दर्जनों बेकसूर और मासूम लोगों की मौत की वजह बना था। और याद रखना, मेरे आने वाली ज़िंदगी में भी ऐसे कई मिशन आएंगे। क्या तुम्हें ऐसा आदमी कबूल है जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है? उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाते हुए कहा, मैं पहले से जानती हूँ कि आप क्या है। मैंने अपने दोनों हाथों के दरमियान उसका मुलायम हाथ थामा। यूँ लग रहा था मैंने गुलाब की बहुत सारी पत्तियाँ हाथ में पकड़ी हूँ। इसका मतलब है मुझे आज ही तुम्हारे अब्बूजान से बात करना पड़ेगी। नहीं, वो हुकलाते हुए बोली, मैं दोपहर को बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी और यहाँ से इकट्ठे निकल चलेंगे। मुझे उसकी घबराहट पर अचंभा हुआ था। कैसी बात कर रही हो रूमा? तुम्हारे वालिद की इजाज़त के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने उसकी घनी स्याह जुल्फों को दुपट्टे की कैद से आज़ाद किया और अपनी उंगलियां उसमें फेरने लगा। वो गोया रेशम के तार ही तो थे, नरम, चमकीले, खुशबूदार। अगर उसने इनकार कर दिया, इनकार क्यों करेगा? मैं उसकी मिन्नत करके उसे मना लूंगा, उसके पाँव पड़ जाऊंगा, उसका हर मुतालबा पूरा करूंगा। और मुझे यकीन है एक सच्चा कश्मीरी पाक आर्मी के जवान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ भी तो नहीं जानते मेरे भोले भाले अजनबी। अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो दोनों हाथों को इस्तरारी अंदाज में रोड़ने लगी। अच्छा, मैं वादा करता हूँ अगर वो किसी भी सूरत ना माने तो मैं तुम्हें यूं ही ले जाऊंगा, लेकिन एक बार उनसे बात करना जरूरी है। आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रोमा की आंखों में नमी नमूदार हुई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद न करो। बस तय हो गया कि हम शाम को जाएंगे। और पता है, जिस दिन आप यहाँ से गुजरे थे उसी रात मैंने अपना जरूरी सामान और चीजें बांध कर रख दी थी। मुझे देखकर आपकी आंखों में पैदा होने वाली पसंदीदगी मुझे पहली निगाह ही में नजर आ गई थी और मैं अच्छी तरह जानती थी आप जरूर लौटेंगे। बस मुझे यही मालूम नहीं था कि कब लौटेंगे। एक इम्कान को आप क्यों यकीन समझे बैठी हैं? मैं वजीद हुआ, मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? उसने रिदी हुई आवाज में पूछा। पगली, मेरा जवाब तुम्हें मालूम है। मैंने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। क्या मेरे बगैर रह लोगे? उसने हसरत भरी निगाहों से मुझे घूरा। यह कहना कबल इस वक्त होगा, यूं भी मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा। और कह तो दिया कि वादा करता हूँ अगर तुम्हारे वालिद ना माने तो फिर मौका मिलते ही तुम्हें ले उड़ूंगा। अगर हाँ करना अबू जान के बस में ना हो तो फिर भी उसे मिलने पर इसरार करोगे? अजीब हसरत ज़दा दर्द भरी आवाज़ में वो पूछ रही थी। रूमा, तुम क्यों मुझे अपनी गुफ्तगू से अजियत पहुंचा रही हो? और तुम्हारे अबू जान के बस में भला क्यों नहीं होगा? मैंने झुककर उसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत सब्त की। अगर मैं किसी और की मलकियत हुई, फिर उसकी आवाज़ जैसे गहरी खाई से उभरी थी। किसी और की मलकियत? यकीनन मैं तुम्हारी बात समझने में नाकाम रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। गुज़रे सितंबर में मेरी शादी मेरे चचाजाद असफंद यार से हो गई है। शादी के हफ्ते भर बाद वो मेरे दोनों भाइयों के साथ कमाने के लिए चला गया और अब वो अगले माह वापस लौट कर आएगा। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया था। मेरे हाथ बेजान अंदाज में उसके रेशमी गालों से नीचे फिसले।
मेरी बोलती बंद हो गई थी। मुझे माफ कर दो अजनबी। वो रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैं मजबूर थी। वो किसी न किसी की अमानत थी, किसी और की माहीन। अगर उसे वो रिश्ता पसंद नहीं था तो उसे पहले इनकार कर देना चाहिए था, और अब वो मुझे अनजाने में एक ऐसे गुनाह की जानिब घसीटने वाली थी जिसका कोई कुफारा नहीं था। अगर मैं उसे यूं ही लेकर गया होता तो निकाह करने के बावजूद हमारी शादी नहीं हो सकती थी। वो किसी और की मनकूहा थी। उससे तलाक लिया बगैर भला वो मेरे आंगन में कैसे रोशनी फैला सकती थी। मैं झुरझुरी लेकर एकदम होश में आया और उसे खुद से दूर झटक दिया। तुम औरतें होती ही काबिल नफरत हो। तुम्हारी जिन्स ही मकारी और धोखे की अलामत है। क्या तुम मुझे पहले ये बात नहीं बता सकती थी? और अगर तुम्हें अपना चच्चा जात पसंद नहीं था तो उससे शादी के लिए क्यों हामी भरी? क्यों निकाह के वक्त कबूल कहा? क्यों डोली में बैठकर उसके घर गई? क्यों? मेरे होंठों से वहशतज़दा आवाज बरामद हुई। वो जैसे कराही, क्यों उस वक्त तक मुझे आप नहीं मिले थे? और जब मुझसे भी खूबसूरत मिल जाएगा फिर? मैंने तंजिया अंदाज में कहते हुए उसे मलून किया। अल्लाह पाक की कसम, वो शक्ल सूरत के लिहाज से आपसे खूबसूरत है। तुमने बहुत बुरा किया रुमाना, बहुत ज्यादा। मैं पहले ही औरत जात का डसा हुआ हूँ। तुमने भी मेरे घाव पर तेजाब इंडेल दिया। मुझे नफरत है तुमसे और हर औरत से। ये कहते ही मैं वहां से चल पड़ा। अपना थैला उठाना भी मुझे याद नहीं रहा था। अजनबी मैं मर जाऊंगी। वो रोते हुए मेरे पीछे से आकर लिपट गई थी। यूं खफा होकर न जाओ, लौटाने का वादा करके जाओ, मैं उससे तलाक ले लूंगी। मैंने पीछे मुड़कर उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और उसके साथ ही मेरा हाथ घूमा। चटाक की आवाज के साथ उसके फूल से गाल पर मेरा थप्पड़ पड़ा। वो नीचे गिर गई थी। मुझे यूं लगा वो थप्पड़ मेरे दिल पर पड़ा हो। मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरा रुख किस जानिब है। मेरे दिमाग में तो बस रुमाना की बातें अथोड़े की तरह लग रही थी। मैं शादीशुदा हूँ। गुज़रे सितंबर में मेरी शादी मेरे चच्चा जात से हो गई है। मैं शादीशुदा हूँ। मैं भागता रहा नाहमवार जमीन पर, झाड़ियों और दरख्तों से भरी हुई ढलान पर, जा बजा बिखरे हुए पत्थरों और कंकरों पर। पता नहीं मुझे भागते हुए कितना वक्त बीत गया था। शायद पूरी सदी बीत गई थी, या शायद मैंने उसी वक्त दौड़ना शुरू किया था। अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं ऊंधे मुंह गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। वो ढलान काफी नीचे जा रही थी, लेकिन मुझे एक बड़ी चट्टान ने मजीद नीचे जाने से रोका और मैं वहीं ऊंधे मुंह लेट कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। दोबारा उठने की हिम्मत मुझ में मकफूद थी। मैं लेटा रहा, सोचता रहा यहाँ तक कि मेरा सर दर्द से फटने लगा। कितनी आसानी से उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। ये शायद मैं था ही अहमक। अगर अहमक ना होता तो इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद मुझे समझ जाना चाहिए था। अमेरिका में मुझे कैप्टन जेनिफर उल्लू बनाती रही थी, पाकिस्तान में माहीन और अब कश्मीर में रुमाना के हाथों गधा बन चुका था। काफी देर में इसी हालत में पड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरी मुस्बत सोचों ने मुझे इन हालात की तरफ मुतवज्जा किया जो मुझे दरपेश थे। मैं अभी तक पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर पाया था। ज़ादिरा का थैला मैं मचान ही में भूल आया था। मचान की तरफ लौट कर जाने में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जिस जगह मैं मौजूद था वहाँ बहुत अच्छी धूप लग रही थी। मैं पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। मेरा सब कुछ इस थैले में रह गया था। पिस्तौल, टार्च, खुराक, चादर, हर चीज वहीं थैले में थी। पता नहीं बेध्यानी में मैं कितना फासला तय कर चुका था। अगर मैं दोपहर के बाद वहीं लौट चाहता तो शायद अपना थैला वापस हासिल कर लेता, लेकिन अगर रूमा शाम तक वहीं बैठी रही फिर? मेरी सोचों में जो सवाल उभरा उसका आसान सा जवाब यही था कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। घंटा डेढ़ मजीद वहीं गुजारने के बाद मैं चढ़ाई चढ़ने लगा। एक दो बकरियों को देखकर मैंने जाने की सिमत में थोड़ी सी तब्दीली करना जरूरी समझा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा किसी और से टकराव हो, मगर मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई थी। वो भी एक जवान औरत थी और उसके साथ 10-11 साल का एक लड़का भी था। वो दोनों एकदम झाड़ियों की ओर से निकलकर मेरे सामने आ गए थे। मुझे देखकर वो दोनों ठिठक कर रुके, मगर मैं उन्हें मुखातब किए बगैर आगे बढ़ गया। झाड़ियों की आड़ मुयस्सर आने तक मैं अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों को महसूस करता रहा। मतलूबा बुलंदी पर पहुंचकर मैंने उस सड़क की तलाश में नजरें दौड़ाई जिस पर चलकर मैं वहां तक पहुंचा था। उसी सड़क से मैं अपनी समत दुरुस्त रख सकता था। मुझे वो सड़क तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं उसी जानिब चल पड़ा। अब मुझे उतराई का मरहला दरपेश था। मैं एहतियात से चलते हुए जंगल से बाहर निकला। सामने वसी नाला था, उसको अबूर करके मैं मतलूबा सड़क तक पहुंच जाता। इस सड़क के मुतवाजी मैंने उस नाले में चलना शुरू कर दिया। मुझसे रात होने का इंतजार भी नहीं हो सका था। अंधेरा चाहते ही मैं रोड पर चढ़ गया। चांद की 12 तारीख थी, इसलिए मुझे रोशनी की कोई फिक्र नहीं थी। इंडियन पोस्टों से छुपना छुपाता चढ़ाइयाँ चढ़ता मैं तुलुए आफ्ताब से जरा पहले उस जगह पर पहुंच गया था जहां आते वक्त मेरा इंडियन पेट्रोल से वास्ता पड़ा था। उसी जगह से आगे सफर करना मुनासिब नहीं था। मुझे मुसलसल जागते 48 घंटे होने को थे।
थकन भी काफी हो रही थी, लेकिन जिस जगह मैंने दिन भर चुप कर रहना था वो इलाका इंडियन फौजियों की गुजरगाह था। निस्बतन पहाड़ की जड़ की तरफ होकर मैं झाड़ियों के एक घने झुंड में घुस कर बैठ गया। कुछ न खाए हुए भी 36 घंटे होने वाले थे। मैंने तो रुमाना के पास मौजूद खाना खाने के लालच में गुज़िश्ता सुबह वहां पहुंचते हुए बिस्कुट वगैरह खाने से एतजाज बरता था। बहरहाल भूखा होने का ये फायदा जरूर हुआ कि नींद मुझसे दूर रही। गो इसमें भूख के साथ साथ सर्दी का भी गहरा अमल दखल था। वो मेरी जिंदगी का एक अजियत भरा दिन था। थकन, नींद की कमी, बेपनाह भूख और सबसे बढ़कर दिमागी बेसुकूनी, जिसकी वजह रुमाना की याद थी। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। वो दिन भी गुजर गया। रात ने डेरे डाले, अंधेरा गहरा हुआ और मैं अपनी कमीनगाह से निकलकर आगे बढ़ गया। मेरी वापसी उसी रास्ते पर हुई थी जिस पर मैं चल कर आया था। चंद घरानों की आबादी अबूर करके मैंने नाला पार किया। इसमें पहले की निस्बत पानी की मिकदार थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि मुझे पाँव गीले करने पड़ते। जल्दी ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां बारूदी सुरंगी किता मौजूद था। इस किते को पार करने का रास्ता मुझे मालूम था, लेकिन इससे पहले मैंने पाकिस्तानी सेंट्री को आवाज देना जरूरी समझा था, क्योंकि उसी किते में कदम धरते वक्त मैंने उसकी नजरों में आ जाना था और यूं एक आदमी को यूं खामोशी से पोस्ट की जानिब आता देखकर वो फायर भी खोल सकता था। अस्सलाम वालेकुम भैया, मैंने जोरदार आवाज में पुकारा। एक तेज टार चमकी और इसके साथ ही आवाज आई, कौन? करीब आकर तारुफ करवा देता हूँ, मैंने दोनों हाथ सर से बुलंद करके कहा। उसने मुझे खबरदार करते हुए कहा, हरकत न करना, तुम बारूदी सुरंगी किते के किनारे खड़े हो। रास्ता मुझे मालूम है भाई, बस आप अपनी गोली ज़ाया न करना। मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। उसने टार्च बुझा दी। चांद की रोशनी ही इतनी तेज थी कि टार्च जलाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। बारूदी सुरंगी किता पार करके मैं उसकी जानिब बढ़ गया। मैं उससे 10 गज दूर होऊंगा कि उसने मुझे रुकने को कहा। उसके साथ ही उसने टार्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। अरे आप! उसके मुंह से ताहिर अमेज आवाज बरामद हुई, आ जाएं। टार्च बुझाकर वो खुद भी मेरी जानिब बढ़ा। करीम, कौन है ये? मोर्चे की तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। यकीनन वहाँ एक और आदमी मौजूद था। उस्ताद जी, ये वही है जिसे हम शहीद समझे हुए थे। करीम करीब आकर मुझसे लिपट गया। उसका उस्ताद भी मोर्चे से बाहर आ गया। क्या हाल है भाईजान? करीम के बाद उसने भी मुझसे मुआनका करते हुए पूछा। अल्लाह पाक का करम है जी, मैं इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुराया। उसने उसी वक्त फील्ड टेलीफोन पर पोस्ट के सीनियर को मेरे पहुंचने की खबर सुनाई। अगले 5 मिनट में वो सीनियर वहीं था। वो मेजर मुजम्मल था। जिस दिन मैं गया था उस दिन भी वो उसी पोस्ट पर मौजूद था। उस्ताद ने एड़ियाँ जोड़कर उसे सल्यूट किया। मैंने भी अपनी एड़ियाँ जोड़ ली थी। ज़ीशान, सही नाम लिया ना? मेजर साहब ने आगे बढ़कर मुझे छाती से लगाया। उसके चेहरे से हवीदा खुशी के असरात मुझे ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि पाक आर्मी एक ख़ानदान की मानद है और किसी एक की कामयाबी को तमाम अपनी कामयाबी समझते हैं। इसमें अफीसर्स और निचले रैंक की कोई तखसीस नहीं होती। जी सर, मेरा नाम ज़ीशान ही है। यार, हम तो उस दिन डर ही गए थे। मेरे कंधे पर बेतकल्फाना अंदाज में हाथ रख कर वो मुझे पोस्ट की समत ले जाने लगा। वैसे हुआ क्या था? लंबी कहानी है सर, और मुझे मुसलसल जागते हुए 60 घंटे होने वाले हैं। मेरा ख्याल है सोने से पहले आप खाना खाना ज़रूर पसंद करेंगे। जी सर। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने एक हवालदार को बुलाकर मेरे लिए ताज़ा खाना तैयार करने का हुक्म दिया और साथ मेरे सोने के लिए जगह तैयार करने का भी बता दिया। हवालदार मुझे साथ लेकर अपने कमरे में आ गया। बर्फानी इलाकों में टिन पैक सालन मिलता है। कुक ने उठकर फौरी तौर पर मेरे लिए चिकन का सालन गर्म किया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर मेरे सामने धर दी। थोड़ी देर बाद खूब सेर होकर खाना खाने के बाद मैं स्नो के स्लीपिंग बैग में गुम हो गया था। ख्वाबों की दुनिया में रूमा मेरा इंतजार कर रही थी। यूनिट वापसी पर कमांडिंग अफसर ने मुझे खुसूसी शाबाश दी। मेरे मिशन के कामयाब होने की खबर टीवी पर देख चुका था। वैसे 900 मीटर के फासले से माथे में गोली मारना अच्छी कारकर्दगी है। कमांडिंग अफसर के चेहरे पर मुझे खुशी छलकती दिखाई दी। शुक्रिया सर। वो हंसा। अब तुम यकीनन महीना भर छुट्टी मांगोगे? नहीं सर, मैं नफी में सर हिलाया। 10 दिन काफी हैं। उसने खुश दिली से कहका लगाया, तुम्हारा कंपनी अफसर महीना छुट्टी की इजाजत ले चुका है। बरखुरदार, फिर तो मजबूरी है सर। मैंने 10 दिन पर इसरार करना मुनासिब नहीं समझा था। यूं भी फौजी आदमी के लिए छुट्टी का हसूल सबसे बड़ी खुशी की खबर होती है और सीनियर की जानिब से ऑफर की हुई छुट्टी को ठोकर मारने का मतलब खुद को ख्वामख्वाह फजूल सवालात के हवाले करना था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जात जेर बहस लाई जाए। अलबत्ता क्लर्क के पास मैं बाज़ाब्ता तौर पर तलाकनामा जमा करवा चुका था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हादसे का शिकार होने के बाद मेरे लवाकिन को मिलने वाली सारी रकम माहीन के पास चली जाती। हर फौजी की कानूनी वारिस उसकी बीवी होती है। कोशिश करो इसी महीने नई दुल्हन ढूंढ लो, उसने मानी खेज अंदाज में कहा। यकीनन मेरा तलाकनामा उसके सामने भी पेश हुआ था और उसे मालूम था कि मैं बीवी को तलाक दे चुका हूँ, लेकिन इस बारे उसने कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। पहले वाली से मुश्किल से जान छुड़ाइए सर, मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा। सही कहा। उसने इसबात में सारी लाते हुए मुझे जाने का इशारा किया और मैं सल्यूट करके वहाँ से बाहर निकल आया। 2 दिन घर पर गुजार कर मैं तीसरे दिन अबूजान से इजाज़त लेकर उस्ताद उमर दराज को मिलने चल पड़ा। मुझे देखकर उस्ताद उमर दराज खुश हो गए थे। मैंने उन्हें आखिरी मिशन की तफसीलात वगैरह बताई। वो मुझसे हदफ का फासला, हवा की रफ्तार, सूरज की समत और इस तरह की दूसरी तफसीलात बड़ी बारीक बीनी से मालूम करने लगे।
यकीनन उन्हें स्नाइपिंग का जुनून था और इस तरह की कारकर्दगी से वो बहुत लुत्फ अंदोज होते थे। ज़ीशान बेटा, बिलाशुबा तुम्हारा निशाना अब मुझसे बेहतर हो गया है। मेरी बात के इख्तिताम पर उन्होंने तारीफी लहजे में कहा। मैं तंजिया अंदाज में हंसा। ये खुशफहमी तो कभी कभी मुझे भी हो जाती है, ये हकीकत है बेटा। उसने आगे बढ़कर मेरी पीठ थपकी। 60-70 साल के बूढ़े से मुकाबला करना भी तो ज्यादती है ना सर। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ मियाँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, यह मुबालगा आराई कुछ कम नहीं हो सकती सर। इसमें मुबालगा आराई कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से पूछा। वैसे मैं चिकन की बजाय मूंग की दाल खाना पसंद करूंगा। मैंने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा था और मेरी बात पर उस्ताद उमर दराज शफकत भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़े थे। अगले 2-3 दिन मैंने उन्हीं के साथ पश्तो सीखते गुजारे। उसके अलावा हम निशानाबाजी और मुख्तलिफ स्नाइपर राइफल के बारे में गुफ्तगू करते रहते। जदीद राइफल के बारे में मेरा इल्म काफ़ी वसी था। उस्ताद उमर दराज इन राइफल्स के बारे जानने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वहाँ से वापसी पर फिर वही ख्वाबगाह और तलख यादें। अब तो माहीन मुझे भूल ही चुकी थी। उसकी जगह लेने के लिए रुमाना मौजूद थी। वो भोली भाली कश्मीरी चरवाहन मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया था। अगर उसने पहली मुलाकात में अपनी शादीशुदा होने की बात बता दी होती तो मैं कभी भी उसे दिल में जगह ना देता, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और वो राज खोला भी तो उस वक्त जब मैं उससे शादी करने का तहिया कर चुका था। उसके आखिरी अल्फाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजते रहते। अजनबी, मैं मर जाऊंगी, यूँ खफा होकर न जाओ, लौट आने का वादा करके जाओ, मैं उससे तलाक ले लूंगी। मैंने तंजिया अंदाज में उनकारा भरा। तलाक लेना थी तो शादी क्यों की थी? वो सिसकी, क्योंकि पहले मुझे तुम नहीं मिले थे। अगर इतना यूसुफ सानी होता तो माहीन मेरे साथ यूं न करती। मैंने तल्ख होते हुए सोचा और कमरे से बाहर निकल आया। सहन में अबू जान चारपाई डाले फूफू जान से बातें कर रहे थे। वो चूल्हे के साथ लकड़ी की चौकी पर बैठी कालबन चाय बना रही थी। मैं भी दूसरी चारपाई पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। कोई नई ताज़ी सुनाओ बरखुरदार। मेरे बैठते ही अबू जान मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरे पास तो वही घिसी पिटी फौजी बातें ही होंगी अबू जान। वैसे मलक शाह जहाँ की बेटी ने 12 जमातें पढ़ ली हैं तो क्या ख्याल है? अबू जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ख्याल तो ठीक है, लेकिन शायद वो इनकार कर दे। मैंने उनकी तरफ जवाबी मुस्कुराहट उछाली। इनकार क्यों करेगा? अबू जान एकदम उठ बैठे। मैंने कहका लगाया, 60-65 साल के बूढ़े के लिए वो कैसे अपनी 20-22 साला बेटी का रिश्ता दे देगा? धत तेरी की। अबू जान हंसे। फूफो ने भी कहका लगाया था, मैं तुम्हारे बारे बात कर रहा था। मैंने इत्मीनान से कहा, और मैं आपके बारे में। तुम नहीं सुधरोगे। अबू जान ने दोबारा तकिए से टेक लगा ली। अच्छा, मैं ज़रा अवैस से हुआ हूँ। मैं घर से बाहर आ गया। अवैस मुझे अपने घर ही में मिला था। इरम से शादी के बाद उसकी मोहब्बत और बढ़ गई थी। अपना फारिग वक्त वो घर ही में गुजारा करता था। मैं दिल ही दिल में दुआ करता रहता कि उसकी मोहब्बत को किसी की नज़र न लगे। उनकी बैठक में बैठकर हम काफ़ी देर गपशप करते रहे। इस दौरान उसकी बीवी वहीं चाय बना कर ले आई थी। वो मुझसे पर्दा नहीं करती थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी छोटी बहन कैसी है? मैंने खुश दिली से जवाब दिया। अल्लाह पाक का फजल है। चाय के कप हमारे सामने रख कर वो बाहर निकल गई। सुना है ताहिर इससे शादी कर रहा है। इरम के बैठक से निकलते ही अवैस ने गोया मुझसे तस्दीक चाही। किससे? माहीन से। अवैस का अंदाज इंकशाफ करने वाला था। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मैं बेपरवाही से बोला। शानी तुम्हें वो बहुत पसंद थी ना? अवैस ने दुखी लहजे में पूछा। शुक्र है तुमने माजी का सीगा इस्तेमाल किया। क्या मतलब? अवैस ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि वो मुझे पसंद थी, है नहीं, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे सामने उसकी असलियत खुल गई, वरना बच्चा बच्ची होने के बाद ये राज खुलता तो खुद सोचो मैंने कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना था। सही कहते हो। वो अपना कप उठाकर चाय पीने लगा। हफ्ते भर बाद अवैस की बात की तस्दीक हो गई थी। माहीन के बाप हशमत चाचा ने हमारे घर आकर मुझसे इजाज़त मांगी थी। बेटा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ताहिर के घर वाले माहीन का रिश्ता मांग रहे हैं। हशमत चाचा, मेरा आपकी बेटी से क्या वास्ता? और फिर जो कुछ उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ रह चुका है, इसके बाद उनकी शादी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेटा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चाचा हशमत के लहजे में नदामत थी। चाचा जान, आपका शर्मिंदा होना तब बनता था जब वो शादी से पहले ऐसी हरकत करती। शादी के बाद मर्द औरत अपने अमल के खुद जवाबदेह होते हैं। आप मेरे बड़े हैं और खुदारा यूं नदामत जाहिर करके मुझे शर्मिंदा ना किया करें। जीते रहो बेटा। चाचा हशमत मेरे सर पर हाथ फेर कर वापस लौट गए। महीना गुजार कर मैंने यूनिट की राह ली। राउत सफर साहब और हवालदार फयाज वापस आ गए थे। वो दोनों वजीरिस्तान में बतौर इंस्ट्रक्टर गए थे। अलबत्ता सरदार खान, असद खटक वगैरह जो स्नाइपिंग के लिए गए थे, उनकी वापसी का कोई पता नहीं था। मुझे छुट्टी से वापस आए हफ्ता होने को था कि एक दिन शाम के वक्त मुझे हुक्म मिला कि सुबह मैंने पश्तो जुबान सीखने की क्लास में शामिल होना है। मुझे हैरानी तो काफ़ी हुई, मगर फ़ौज की ज़िंदगी में इससे भी कई गुना अजीब अहकामात मिलते रहते हैं। अगले दिन क्लास शुरू होना थी और हैरानी की बात यह थी कि पढ़ाने वाले 2 थे और पढ़ने वाला मैं अकेला।
मुझे पढ़ाने के लिए अपनी यूनिट ही के 2 पठानों का इंतखाब हुआ था। क्लास क्या थी, बस पश्तो जुबान का सीखना था, जो पहले भी थोड़ी बहुत जानता था। सारा दिन हम पश्तो में गप्पे करते रहे। इस दौरान मुझे जिस लफ्ज़ की समझ ना आती मैं उन दोनों से पूछ लेता। यूं भी मुझे पश्तो की ग्रामर नहीं सीखना थी। उसी दिन रात को 8 बजे मुझे यूनिट सेकंड इन कमांड मेजर वसीम के दफ्तर हाजिर होने का हुक्म मिला। उसके अर्दली को कहकर मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। वो मेरा ही मुंतजिर था। आओ ज़ीशान बैठो। उसने सामने पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया। मैं मुदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। आज पश्तो जुबान सीखने की क्लास अटेंड की थी। अपनी घूमने वाली कुर्सी से टेक लगाकर उसने तमहीद बांधी। जी सर, तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे कुछ साथी वजीरिस्तान में पाक आर्मी की मुख्तलिफ कानवाई के साथ चल रहे हैं। जी सर, मैंने लगा बंधा जवाब दोहराया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वो अपने काम को कुछ खास बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और उसकी वजह जाहिर है गाड़ी पर बैठकर पहले से छुपे हुए दुश्मन के स्नाइपर का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। और ये बात हाई कमांड की नज़र से भी ओझल नहीं है। तुम जानते हो कि वजीरिस्तान में अपनी फौज किलाबंद है। हरकत करते वक्त या किसी इलाके की तलाशी लेने के अलावा किसी को कैंप से बाहर रहने की इजाज़त नहीं होती, जबकि दहशतगर्द इत्मीनान से दंदनाते फिर रहे हैं और इनका मुकाबला करने के लिए हमारे स्नाइपर्स को भी कैंप से बाहर जाना होगा। तालिबान के कई धड़ हैं, लेकिन उन्हें हम बुनियादी तौर पर 2 बड़े ग्रुपों में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप असल तालिबान या मुजाहिद हैं, वो अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में बरसे पेकार हैं। दूसरा ग्रुप जो कई ग्रुपों का मजमूआ है, उसमें मकामी लोग हैं जो एजेंसियों से पैसे लेकर पाक आर्मी पर हमले करते हैं। बाहर की कई एजेंसियां जैसे रा, मुसाद, फ्री मैसन और KGB वगैरह का तरबीज याफ्ता दहशतगर्द हैं। कुछ अपने पंजाब के इलाके से खरीदे गए दहशतगर्द हैं। ये सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन उनके काम तकरीबन एक से हैं। पाक आर्मी पर छुपकर हमला करना, स्नाइपिंग करना, आर्मी के काफिलों के रस्ते पर IEDs वगैरह लगाना और मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना। वो एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुका और फिर उसकी बात जारी रही। सरदार खान, असद खटक, बशीर हैदर, असमतुल्ला जान और सुहेल मरवत को जल्द ही कैंप से बाहर रहने के अहकामात मिल जाएंगे। यूं भी वो 5 पख्तून हैं, इसलिए उन्हें पश्तो क्लास की जरूरत ही नहीं है। इनसे सर्विस कार्ड वगैरह भी जमा हो जाएंगे और वो मुकम्मल तौर पर सिविल की तरह काम करेंगे। तरीका वही होगा जो स्नाइपर्स का खासा होता है। वो जोड़ियों यानी बड़ी सिस्टम में काम करेंगे। मीर अली, बक्का खील, मीर शाह, दिता खील और इसे मुल्हिका इलाके उनके दायरा कार में आएंगे। तुम्हें 1 महीना बाद वाना, शकई, शवाल, वादी और अंगवाड़े की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर फौजी काफिलों पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं और इस तरफ ऑपरेशन की तकरीबन शुरुआत है। अब तुम ये भी सोचोगे कि तुम्हें पश्तो सिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी, जबकि वहां दूसरी जुबानों के जानने वाले भी मौजूद हैं। उसने जो नुक्ता उठाया था वही बात मेरे दिमाग में पैदा हुई थी। चूंकि वो खुद ही इस सवाल का जवाब देने वाला था, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। असल में कमांडिंग अफीसर नहीं चाहता कि तुम पश्तो न जानने की वजह से मार खा जाओ और कोई आदमी तुम्हारे सामने ही तुम्हारे खिलाफ मंसूबाबंदी करता रहे और तुम्हें मालूम ही ना हो। तुम पर वो बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ काफी अर्सा गुजारना पड़ेगा। कुछ और जरूरी बातें भी हैं जो तुम्हें बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल इन 5 में से तुम अपनी पसंद का एक साथी चुन लो, उसे कल ही वापस बुला लिया जाएगा। बल्कि मेरा ख्याल है सरदार खान ही को बुला लो। आखिरी फिक्रा उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। जी सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। कोई सवाल? उसने गोया अपनी बात खत्म करने का ऐलान किया। सवाल जवाब के लिए महीना पड़ा है सर, 29 दिन। उसने मेरी तोसी करते हुए मुझे जाने का इशारा किया और मैं अस्सलाम वालेकुम सर कहते हुए बाहर आ गया। 2 दिन बाद सरदार वापस आ गया था। उसे अभी तक ये बात मालूम नहीं थी कि उसे क्यों बुलाया गया था। यार, असद खटक और सुहेल मरवत पार्टी में उसे अच्छे स्नाइपर तो नहीं है। रस्मी कलमात के इख्तिताम पर उसने शिकवा दागा। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यही बात मैंने भी मेजर वसीम को कही थी, मगर उसकी नज़र में तुम तो निकम्मे तरीन स्नाइपर हो। ये तो खैर झूठ ही है, लेकिन मुझे वापस नहीं बुलाना चाहिए था। अच्छा यार, अब तो वापस आ गए हो, छोड़ो इस किस्से को। सुना है तुम दोबारा सरहद पार गए थे? हाँ, गया तो था। मैंने इस बात में सर हिलाया। तो क्या रहा? उसने इश्तियाक भरे अंदाज से पूछा। मैंने मुंह बनाया, अगर तुम्हारे सामने जिंदा मौजूद हूं तो यकीनन कामयाब ही लौटा हूंगा। मुकालमाबाजी नहीं चलेगी मोहतरम, पूरी कहानी फूटो। और मैंने हंसते हुए अजमालन सारी कहानी सुना दी। सरदार के साथ मेरे ताल्लुकात इस नोयत के थे कि मैंने रूमा का भी सरसरी सा जिक्र कर दिया था। बाकी सब तो ठीक है, ये कश्मीरी चरवाहन वाली बात जरा फिर से दोहराओ और इसमें जो जो बातें हज़फ की हैं उनकी पूरी तफसीलात बताओ। मैं चिढ़कर बोला, बकवास न करो यार। अच्छा, उसका नाम था रुमाना। वैसे दिखने में कैसी थी? क्या कैप्टन जेनिफर से खूबसूरत थी? मैं तंजिया अंदाज में बोला, हाँ, बस लिजोना जैसी शक्ल थी। ये जुल्म न करो जानी। वो अफसरदा हो गया था। खुदा की कसम, सोच से ज्यादा मरतबा ख्वाब में आ चुकी है। मैंने हंसते हुए पूछा, कहती क्या है? जापानी जुबान मुझे खाक में समझ आती है, उसने मुंह बनाकर कहा और मुझे हंसी आ गई। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, काम की बात सुनो। तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए बुलाया गया है। 1 माह बाद हम दोनों ने वाना का रुख करना है। और मैंने 2IC की सारी बातें उसके सामने धुरा दी थी। सच कह रहे हो? उसने बेयकीनी से पूछा। 100% सच। मतलब अब मजा आएगा। वो खिल उठा था। सरदार की आमद के दूसरे दिन बाद मैं क्लास के बाद 2IC मेजर वसीम के दफ्तर में खड़ा था।
जी ज़ीशान। मेरे सल्यूट के जवाब में वो खफीफ सा सर हिलाते हुए पूछने लगा, सर मैं पश्तो सीखने के लिए पठानों के किसी इलाके में जाकर 15-20 दिन गुजारना चाहता हूँ। वो हंसा, अभी तो महीना छुट्टी काट कर आए हो यार। सर मैंने पठानों के इलाके की बात की है, गोया सरदार खान को छुट्टी कटवाने का इरादा है। मैं साफ गोई से बोला, छुट्टी तो उसकी यूं भी बनती है, वो ऑपरेशन के इलाके से बराह रास्त यूनिट वापस पहुंचा है। उसकी छुट्टी की बात तो उसके सीनियर्स को करना चाहिए, मैं उसकी छुट्टी नहीं अपनी क्लास की बात करने आया हूँ सर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वापसी पर मैं तुम्हारा खुद इम्तिहान लूंगा। ठीक है सर। मैंने इस बात में सर हिलाकर अलविदाई सल्यूट किया और उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। उसी दिन दोपहर ढले मैं और सरदार गाड़ी में बैठे उसके गांव की तरफ रवाना थे। उसका ताल्लुक मर्दान से था। एक रात उसके घर गुजार कर अगले दिन मैं सवाबी चला गया। गो सरदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी वजह से वो अपने बच्चों को सही वक्त नहीं दे पाएगा। वहां से मैं सीधा उस्ताद उमर दराज के पास पहुंचा। बाकी के 14 दिन मैंने उस्ताद उमर दराज के पास ही गुजारे। वहां कयाम के दौरान मैं मुसलसल पश्तो में बात करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यादाश्त काफ़ी तेज़ है। और फिर उस्ताद उमर दराज के सिखाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मैं ठीक ठाक पश्तो बोलने लगा। सरदार की आमद के अगले दिन हम दोनों सुबह सवेरे उस्ताद उमर दराज से इजाज़त लेकर रवाना हुए। दोपहर का खाना हमने मेरे घर में खाया और दोपहर ढले वहाँ से यूनिट रवाना हो गए। यूनिट पहुंचने के तीसरे दिन मेजर वसीम ने हमें रात के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बड़ी तफसील से इस इलाके के बारे में बताने लगा। जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुनना और अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। तुम दोनों जिस इलाके में जा रहे हो मुझे नहीं मालूम कि उस बारे तुम कितना जानते हो, लेकिन सीनियर होने के नाते तुम्हें इस इलाके के बारे बुनियादी मालूमात फराहम करना मेरा काम बनता है। फाटा की 2 हदूद हैं, एक इंतजामी हद जो कि पुरस्कून तहसीलों को कबायली इलाके से अलहदा करती है और दूसरी पाक अफगान सरहद जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलहदा करती है। दोनों सरहदों का दरमियानी इलाका 7 एजेंसियों बाजोड़ा, महमद, खैबर, करम और कज़ई, शमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान एजेंसीज पर मुश्तमिल है। इनसे मुत्तसिल कुछ मखसूस इलाके जो कि पेशावर के साथ मुल्हिक हैं, कोहाट, बन्नू, लक्की मरवत, टानक और डेरा इस्माइल खान है। ये अमूमन फ्रंटियर रीजन है, यानी सरहदी इलाका के नाम से जाने जाते हैं। 7 एजेंसियां और FR को फाटा कहा जाता है। फाटा सूबा सरहद की तकरीबन 20% आबादी और 37% रकबे पर मुश्तमिल है। इनमें सरहदी इलाकों को छोड़कर बाकी तमाम मुकम्मल पहाड़ी इलाका है। कबायली इलाके और अफगानिस्तान के दरमियान बेशुमार दर्रे हैं। आप लोगों ने चूंकि वजीरिस्तान में काम करना है, इसलिए मैं बाकी तफसील छोड़कर सिर्फ वजीरिस्तान के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि वजीरिस्तान 2 हैं, एक शुमाली और दूसरा जनूबी। शमाली वजीरिस्तान एजेंसी की आबादी करीबन 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल होगी। इनमें वजीर और दावर रहते हैं। एजेंसी हेडक्वार्टर मीरान शाह में है। टूची दरिया एजेंसी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। कुछ अहम जगह और मवासलाती मराकज़ में मीरान शाह, दित्ताखील, लौदा संडी, गुलाम खान और रजमिक हैं। जनूबी वजीरिस्तान की आबादी करीबन 5 लाख होगी। एजेंसी हेडक्वार्टर वाना में है। एजेंसी का दूसरा हेडक्वार्टर जिला टानक में है। वहाँ ज्यादातर मसूद कबाइल रहते हैं। आबादी का 3/4 हिस्सा मसूद कबाइल हैं और बाकी वजीर कबाइल हैं। जनूबी वजीरिस्तान में मसूद और वजीर कौम के दरमियान कुछ मसले चल रहे हैं और याद रहे कि वजीरिस्तान में 2 बड़ी कौमें वजीर और मसूद की हैं और बाकी छोटी कौमें उन्हीं 2 कौमों की मुख्तलिफ शाखें हैं। मौजूदा निज़ाम के मुताबिक सरकारी अमलाक, सड़कें और कुछ बंदोबस्ती इलाका छोड़कर बाकी का तमाम इलाका कबायली मुआशरे के लोग अपने रसूम और रवाज के मुताबिक इसका इंतज़ाम और इंसराम संभालते हैं। पॉलिटिकल एजेंट इलाके का बैक वक्त सफ़ीर भी होता है और हाकिम भी होता है। यह मजिस्ट्रेट भी होता है, पुलिस का सरबराह भी होता है, सेहत और तालीम का उम्मीदवार भी होता है और चीफ इंजीनियर भी होता है। पॉलिटिकल एजेंट को तमाम कबीलों का एतमाद लेकर चलना होता है और अपनी वफादारी और सच्चाई का यकीन दिलाना होता है। इंतजामी लिहाज से पॉलिटिकल एजेंट के मातहत असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं। पुलिस की खिदमात खासा दारों से ली जाती हैं जो कि इलाके के मलिक फराम करते हैं। वजीरिस्तान में जरगा सिस्टम राइज है। जरगे से मुराद कुछ कबायली सरदारों का किसी मसले पर गौर करने के लिए इकट्ठा होना है। इस मसाइल में चाहे किसी के खिलाफ ऐलान जंग करना हो या किसी के साथ अमन सुलह करना हो, ये कबायली इलाकों की कदीम रवायात में से एक अहम जुज़ है जिसमें अहम फैसले किए जाते हैं। मामलात चाहे ज़ाती नोयत के हों या मुआशरती हों, तमाम के तमाम इसके दायरा कार में आते हैं। जिरगे को अदलिया और इंतजामी खुद मुख्तारी हासिल है और इन इख्तियार है चाहे किसी को सजा दें या जजा दें। अलगर्ज जरगा एक अहम इदारे की हैसियत रखता है जिसमें इस पर हर इलाके में उठने वाले तमाम तूफानों से नबज़ अज़मा होने की सलाहियत है। वो तफसील से ग्रुपों के बारे में बताने लगा। वो ब्रीफिंग कई घंटों पर मुश्तमिल थी। रात के 2 बजे जाकर हमें रुख्सत मिली और उसके बाद यूनिट से रुख्सत होने तक रोज़ाना बुलावा आ जाता और हमें बोरियत भरी मुफीद मालूमात से बहरामंद होना पड़ता। हम दोनों को वो बुनियादी काम मिला था, वो दुश्मन के स्नाइपर्स को निशाना बनाने के साथ साथ इस इलाके में मौजूद ऐसे मकामी और बासर अफराद का खात्मा था जो दर पर्दा गैर मुल्की एजेंसियों के पिट्ठू थे। उसके साथ हमें ये हदायत भी मिल गई थी कि वहाँ
ون الفا نامی ایک سینئر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہونا تھا. ہمیں بغیر اشد ضرورت کے کسی سرکاری فرد سے رابطہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جانے کی صورت میں ہم دردناک موت کا شکار بھی ہو سکتے تھے.